वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। कॉम्बिनेशंस फॉर इंटेलिजेंस, बुद्धिमान योग। हम कुछ योग डिस्कस करेंगे जो हमें दिए गए हैं, जो हमें इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं। सबसे प्राइमरी हमें पता है कि फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड प्राइमरी होते हैं एजुकेशन को एनालाइज करने के लिए। तो फिफ्थ लॉर्ड की कंडीशन बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये डिसाइड करने के लिए कि नेटिव का पढ़ाई की तरफ कितना इंक्लिनेशन होगा या वो एक्चुअली कितना रिटेन कर पाएगा, क्योंकि जैसे प्लेनेटरी पोजीशन है उसी हिसाब से इंटेलिजेंस होती है। फिफ्थ लॉर्ड अगर एग्जॉल्ट हो जाए, अपनी ही राशि में आ जाए, या किसी फ्रेंड की राशि में आ जाए, या फिर शुभ कर्तरी में आ जाए। शुभ कर्तरी हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। शुभ कर्तरी होता है कि सपोज यहाँ पे फिफ्थ लॉर्ड क्या है, सन। सन हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो फिफ्थ लॉर्ड जहां भी है उससे सेकंड और ट्वेल्थ हाउस में हमें चाहिए बेनिफिक प्लैनेट्स, शुभ प्लैनेट्स। तो दोनों तरफ से जब बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं तो कोई भी लॉर्ड उसमें हेम्ड हो जाता है, तो उसको एक बहुत फेवरेबल सपोर्ट मिलता है अपने दोनों तरफ से। तो उसको हम कहते हैं शुभ कर्तरी। तो शुभ कर्तरी एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। अगर हम कोई भी प्लैनेट, कोई भी लॉर्ड शुभ कर्तरी में है, चाहे लग्न हो, सेवंथ लॉर्ड हो, कोई भी लॉर्ड शुभ कर्तरी में है, तो वो हमेशा उस प्लैनेट को, उस लॉर्डशिप को फेवर करता है, उसको सपोर्ट देता है। दैट इज द बेनिफिक प्लेसमेंट और बेनिफिक कर्तरी होती है ये। तो फिफ्थ लॉर्ड अगर शुभ कर्तरी में आ जाए तो फिफ्थ लॉर्ड की कंडीशन क्या हो रही है? फिफ्थ लॉर्ड की कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है। जितनी एनहेंस होगी फिफ्थ लॉर्ड की, वर्गोत्तम हो जाए फिफ्थ लॉर्ड, जितनी एनहेंस होगी फिफ्थ लॉर्ड की कंडीशन और जितनी कम एफ्लिक्शन होगी उतना ही इंटेलिजेंस अच्छा होगा। एक प्लेसमेंट हम ये मानते हैं, फिफ्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में आता है तो वहां से वो डायरेक्टली एस्पेक्ट करता है फिफ्थ हाउस को। फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में अगर बैठेगा तो उसका सेवंथ एस्पेक्ट, जो कि हर प्लैनेट के पास होता है, वो फिफ्थ हाउस में आता है। तो फिफ्थ लॉर्ड की कहीं ना कहीं हम एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानते हैं इन 11th हाउस। तो फिफ्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट 11th हाउस में होती है, तो फिफ्थ हाउस अपने ही लॉर्ड से एस्पेक्ट होता है, तो फिफ्थ हाउस ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। एक और प्लेसमेंट हम कंसिडर करते हैं, फिफ्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट इन 10th हाउस। 10th हाउस में कंसिडर करने से क्या होता है? 10th हाउस देखिए, एक तो फिफ्थ से 10th हाउस 6 हाउसेज आ गया, 1 2 3 4 5 6, और 6 प्लेसमेंट हमें चाहिए होती है फॉर सर्विस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिफ्थ हाउस होता है एजुकेशन का, 10th हाउस होता है आपके करियर का, आपके प्रोफेशन का। तो अगर एजुकेशन का लॉर्ड आपके प्रोफेशन में जा रहा है तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि जो भी एजुकेशन नेटिव ने गेन करी है उसी एजुकेशन से रिलेटेड वो अपना प्रोफेशन या करियर को आगे परस्यू करेगा। एजुकेशन का लॉर्ड और करियर का लॉर्ड, और यहीं पे अगर 10th लॉर्ड भी मिल जाए तो फिफ्थ लॉर्ड 10th लॉर्ड दोनों कंजंक्ट होते हैं 10th हाउस में। तो कुछ कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहां पे जो एजुकेशन हम लेते हैं उसी से रिलेटेड हमें प्रोफेशन करना होता है। जैसे अगर हम डॉक्टर कंसिडर करें, डॉक्टर के प्रोफेशन में जो एजुकेशन एमबीबीएस में है उसके बाद तो डॉक्टरी ही एक ऐसी फील्ड है जहां पे उसको अपना करियर करना है, चाहे इंडिपेंडेंटली करना है चाहे जॉब करनी है। पर जो भी करियर होगा दैट विल बी रिलेटेड टू एजुकेशन। तो कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जहां पर जो हम एजुकेशन परस्यू करते हैं करियर उसी से रिलेटेड होता है। उसके लिए कॉम्बिनेशन होता है फिफ्थ लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड का। फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए या फिफ्थ लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड दोनों कहीं पर भी कंजंक्ट हो जाए, स्पेसिफिकली इन 10th हाउस होते हैं तो 10th हाउस भी स्ट्रांग हो जाता है। तो ये हमने कॉम्बिनेशन देखा। इसके बाद हम ये समझते हैं, ये हमने समझा फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और फिफ्थ हाउस को हमने स्ट्रांग करा। अगर हम कारक पे बात करें तो मेन हमने देखा कि कारक कौन होते हैं एजुकेशन के, जुपिटर एंड मरकरी। फिफ्थ लॉर्ड की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए तो इन कारक की कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। ये भी एग्जॉल्ट हो जाए, वर्गोत्तम हो जाए, अपने फ्रेंड की राशि में चले जाए या अपनी राशि में चले जाए। तो कारक अच्छे हो गए तो जो भी एजुकेशन है उसका सुख नेटिव को मिल पाएगा। जो भी वो पढ़ाई कर रहा है, जिस भी फील्ड में जा रहा है, उससे रिलेटेड उसको हमेशा एक पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा अगर कारक
कारक सुख का प्रतीत होते हैं। जिस भी चीज का कारक होता है तो ये बताते हैं कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर हम मैरिज के लिए कारक देखते हैं तो कारक ये बताते हैं कि क्या हमें शादी का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कारक दर्शाते हैं सुख, किसी भी चीज का सुख है कि नहीं है। चीज है वो कारक नहीं बता रहे, पर उस चीज से सुख है या नहीं है वो कारक बताते हैं। तो जुपिटर मरकरी की कंडीशन कैसी है ये डिपेंड करती है कि एजुकेशन में कैसा आगे जाता है। तो ये अच्छी कंडीशन में आ जाए या फिर जुपिटर और मरकरी दोनों ही कंजंक्ट हो जाए। जुपिटर मरकरी दोनों अगर 5th हाउस में कंजंक्ट होते हैं, यहां पर जुपिटर और मरकरी दोनों को कंजंक्ट कर दिया, और साइमल्टेनियसली 5th लॉर्ड की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए, केंद्र त्रिकोण में चला जाए, प्लेसमेंट अच्छी हो गई, उच्च का हो जाए, मित्र राशि में चला जाए, तो ये दोनों कारक बैठे 5th हाउस में और 5th लॉर्ड भी अच्छा हो गया, 5th हाउस अच्छा हो गया, कारक दोनों इकट्ठे हो गए और 5th लॉर्ड अच्छा हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये बुद्धिमान योग की तरफ इंक्लिनेशन देता है कि इंटेलिजेंस इज देयर। दशा मैटर करती है कि क्या वो दशा उस पर्टिकुलर टाइम पे आई कि नहीं आई जब एजुकेशन का टाइम था। वहीं पर अगर जुपिटर 5th हाउस में है और वहां पर आ गई एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन मतलब कि वहां पर मेलिफिक्स का एस्पेक्ट आ जाए, शनि मंगल का एस्पेक्ट आ जाए, तो इसके हम दो तरीके से एनालिसिस ले सकते हैं। अगर इसको प्रॉपरली अलाइन नहीं करते हैं तो ये लॉस ऑफ मेमोरी भी दे सकता है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिटेन ही नहीं कर पा रहे, कई बार पढ़ते रहते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। दूसरा ये कह सकते हैं कि जित मेलिफिक प्लैनेट्स एक टेक्निकल प्लैनेट्स होते हैं, सैटर्न मार्स राहु ये टेक्निकल प्लैनेट्स हैं, तो ये एक इंक्लिनेशन या एक डायरेक्ट कर सकता है कि एजुकेशन विल बी टुवर्ड्स टेक्निकल फील्ड। तो दोनों तरीके से ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेलिफिक्स हमेशा नुकसान ही करते हैं। इन एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को अगर हम सिर्फ एजुकेशन को कंसीडर करते हैं 5th हाउस से और कोई सिग्निफिकेशन नहीं लेते, तो ये मेलिफिक प्लैनेट्स ही हैं जो टेक्निकल एजुकेशन दे सकते हैं। जब हमने प्लैनेट्स करे थे और सब्जेक्ट करे थे तो हमने बहुत इजीली समझा था कि प्लैनेट्स जो टेक्निकल देते हैं सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। तो एफ्लिक्ट अगर वो कर रहे हैं तो एफ्लिक्शन से हम ये भी समझ सकते हैं कि वो टेक्निकल की तरफ भी फोर्स कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ पढ़ाई करी जाए। एक कॉम्बिनेशन कहता है कि राहु, अगर किसी का भी राहु 5th हाउस में प्लेस्ड है, राहु के लिए 5th हाउस एक अच्छी प्लेसमेंट है क्योंकि वो एक त्रिकोण है। 5th हाउस का राहु बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है इनर मीनिंग डेप्थ में। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, 5th हाउस राहु की प्लेसमेंट है चार्ट में, तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप उसको पूरी डेप्थ से पढ़ेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और ये क्या कहना चाहता है। क्योंकि राहु क्या है, अनकन्वेंशनल थिंकिंग। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, राहु 5th हाउस वाले 2 ही स्टूडेंट्स हैं, तो 28 स्टूडेंट्स तो समझ गए क्लास में टीचर ने क्या बोला, लेकिन ये जो 2 स्टूडेंट है राहु 5th हाउस वाले, ये उसकी तय तक जाएंगे कि ऐसा क्यों बोला, वो उसको पूरा चेक करेंगे। अनकन्वेंशनल थिंकिंग, जो सब सोच रहे हैं उसके बाहर जाके राहु 5th हाउस सोचेगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो इन्वेंशन करनी है कोई भी तो राहु इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना इन्वेंशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो थॉट प्रोसेस है सोचने का वो राहु दे सकता है कि हमें कैसे, जो एक बेसिक तरीका है सीखने का उसके बाहर जाके हम किसी चीज को कैसे सीख सकते हैं। ये राहु 5th हाउस के पास पावर है, बहुत शार्प माइंडेड बनाता है ये। और अगर 5th हाउस पे मार्स का एस्पेक्ट आ जाए, मार्स 5th हाउस को एस्पेक्ट कर ले, मार्स के पास तो 3 दृष्टि है, 7th, 8th एंड 4th। तो किसी भी दृष्टि से मार्स अगर 5th हाउस को एस्पेक्ट करता है तो ये देता है बहुत ही लॉजिकल एंड शार्प माइंड। थिंकिंग लॉजिकल होगी, जो भी समझेंगे उसको रिटेन भी कर लेंगे और बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। लग्न लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लग्न लॉर्ड के बिना, लग्न तो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, लग्न लॉर्ड अगर 2nd हाउस या फिर 11th हाउस, इन दोनों हाउस में प्लेस हो,
सेकेंड हाउस इज, हमने समझा था ये एक सेकेंडरी हाउस होता है एजुकेशन का। दिस इज अ हाउस ऑफ लर्निंग, जो सबसे पहली लर्निंग हम लेते हैं, इनफॉर्मल लर्निंग सबसे पहली वाली। और 11th हाउस को, गेन के हाउस को हम कहते हैं प्राप्ति भाव, कुछ भी प्राप्त करना है, कुछ भी गेन करना है। एजुकेशन में क्या गेन करेंगे? स्कॉलरशिप गेन करेंगे, अवार्ड्स गेन करेंगे, एजुकेशन से गेन करेंगे। तो ये प्राप्ति का भाव है और ये सीखने का भाव है। लग्न लॉर्ड अगर इन दोनों में प्लेस होता है तो भी वो एक अच्छी एजुकेशन के बारे में चार्ट में बताता है कि एजुकेशन अच्छी है। एक कॉम्बिनेशन कहता है कि अगर मून से, हमारे दो कारक हैं जुपिटर एंड मरकरी, मून से जुपिटर, मार्स से मरकरी, हम लग्न से काउंट नहीं कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं मून से, जुपिटर का काउंट ले रहे हैं, मार्स से मरकरी का काउंट ले रहे हैं। अगर ये काउंट है 1 5 9, 1 5 9 मतलब मून और जुपिटर इकट्ठे हैं, गज केसरी योग बन गया। मार्स और मरकरी इकट्ठे हैं, या फिर जहां भी हॉरोस्कोप में मून है उसके 5 घर आगे, हमने काउंटिंग सीखी हुई है, उससे 5th या 9th प्लेस पे जुपिटर हो, मार्स से 5th या 9th पे मरकरी हो, तो अगर ये कॉम्बिनेशन किसी के भी चार्ट में मिलता है, दोनों कॉम्बिनेशन इकट्ठे होने चाहिए एक ही चार्ट में, मून से जुपिटर 5th या 9th होना चाहिए, मार्स से मरकरी 5th या 9th होना चाहिए। तो जो भी नेटिव के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है वो एक्सपर्ट होता है इन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। जो भी वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं सीखता है, वो बहुत सारी चीजें लर्न करता है और उसको एक्सपर्टीज करता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अलग अलग सीखते हैं। अगर हम ऑकल्ट में भी लेते हैं तो एस्ट्रोलॉजी एक फील्ड है, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो, तो वो हर ब्रांच की तरफ, हर फील्ड में उसका इंक्लिनेशन आएगा, वो हर फील्ड को मास्टर करना चाहेगा और मास्टर कर लेगा अगर ये कॉम्बिनेशन चार्ट में अवेलेबल है। एक कॉम्बिनेशन कहता है कि चार्ट में कहीं भी राहु केतु हो, राहु केतु के साथ सैटर्न भी बैठा हो, जुपिटर भी बैठा हो, चार्ट में कहीं भी बैठ सकते हैं, प्रेफरेबली हम केंद्र त्रिकोण की बात ही करते हैं, बाकी राहु केतु के साथ सैटर्न जुपिटर हो और उसको वीनस एस्पेक्ट करता हो। वीनस का तो सिर्फ 7th एस्पेक्ट है, तो जिस हाउस में भी ये होंगे उसके 7th हाउस में वीनस होगा, 1 7 एक्सिस हो गया। अगर ये प्लेसमेंट है तो ये सूत्र कहता है कि कोई कितने भी सर्कमस्टेंसेस में, पुअर सर्कमस्टेंसेस में हो, फिनेंशियली प्रॉब्लम हो, कोई एजुकेशन का एनवायरनमेंट ना अवेलेबल हो, कुछ भी ना हो, स्टिल विद दिस कॉम्बिनेशन जो भी नेटिव होगा उसको, जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत अच्छी एजुकेशन लेगा। एंड बीइंग राहु देयर अगेन, क्योंकि यहाँ राहु आ रहा है, इनर और डेप्थ नॉलेज इस नेटिव के पास होगी, चाहे सर्कमस्टेंसेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, स्टिल दिस कॉम्बिनेशन विल गिव एजुकेशन, डीप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। ये कॉम्बिनेशन ऐसा कहता है। एक बुक है प्लैनेट एंड एजुकेशन, के.एन. राव सर की बुक है, साथ में नवल सिंह भी हैं, उनकी ये बुक है। इसके अंदर बहुत सारा डेटा और बहुत सारे चार्ट्स हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर सीरियसली आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं और जितने कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं इसको आपको प्रैक्टिस करनी है और डेटा चाहिए, तो ये बुक ले लीजिए आप। ये प्लैनेट्स एंड एजुकेशन, के.एन. राव सर की बुक है। इसके अंदर ये सारे कॉम्बिनेशंस भी हैं और बहुत सारा डेटा अवेलेबल है जिसमें कैसे कैसे हम चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। हम प्रैक्टिकली भी सीखेंगे, लेकिन अगर सीरियसली प्रैक्टिस करनी है और आपको अच्छे से समझना है तो कुछ अच्छी बुक्स हैं जो हमेशा आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए अगर आप सीरियसली एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉम्बिनेशंस हमने समझे जो कहते हैं बुद्धिमान योगा, जिसमें हमने देखा 5th हाउस में 5th लॉर्ड की कंडीशन, कारक की कंडीशन, और राहु अगर 5th हाउस में होता है या राहु एक कॉम्बिनेशन में जाता है तो वो बहुत ही डीप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन देता है। इसके बाद हम कुछ और बेसिक कॉम्बिनेशन समझेंगे, टेक्निकल कॉम्बिनेशन समझेंगे, कोशिश करेंगे एक एक सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर डॉक्टर कोई पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो कैसे कैसे जो हमने बेस सीखा है
उसी को जोड़ जोड़ के आगे सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे विद प्रैक्टिकल चार्ट कि किस चार्ट पे हम कैसे अप्लाई करेंगे इन कॉम्बिनेशंस को। थैंक यू।